Friends, welcome to the part 1 of chapter 1 of chemistry। हम दोबारा से चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जिसने ये चैप्टर लिख रखा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप जो बच्चे नए आए हैं उनको ये चैप्टर लिखना है, ठीक है। और साथ में सभी को ये वीडियोस देखनी है सो दैट यू कैन रिवाइज इट थोरोली। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझिए कि आप 10th क्लास में अभी आए हो और आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के हिसाब से आप क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या होती है। जैसे हम अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है, उसमें जो टर्म्स आती हैं उनको समझना पड़ता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, इट इज़ अ पार्ट 1, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Chemical reaction and equation is the name of the first chapter, but before proceeding to the chapter we have to clear some concept which will be used in this chapter, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री को वन लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर and matter is made up of atoms and molecules. So you can say that chemistry is the study of atoms and molecules. But if you want a formal definition of chemistry, कि chemistry की एक formal definition क्या होती है, तो आप लिखेंगे the branch of science which deals with the structure of atom, composition of atom and its transformation। कि भाई जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर, कि भाई मैटर जो भी है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन मतलब वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, दूसरा एक मैटर को दूसरे मैटर में हम कैसे बदल सकते हैं। ये तीन चीज़ें हमें क्या बताती हैं, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री मीन्स दिस ऑल साइंस इज केमिस्ट्री, जिसमें हम मैटर के स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमने पहले बताया था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो जनरली केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ वी कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो डिफरेंट या सिमिलर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी इनके एटम से डिफरेंट होती है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जैसे ही एटम जो होता है वो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसी तरीके से कंपाउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस टर्म्स थ्रू आउट योर स्टडी और योर स्कूल लाइफ और वेदर यू आर कंटिन्यूइंग योर साइंस मीन्स केमिस्ट्री। अगर आपको केमिस्ट्री कंटिन्यू रखनी है तो आपको ये टर्म्स इजीली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपसे कोई भी पूछ सकता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो एटम एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मॉलिक्यूल कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है कि भाई इंग्लिश में अगर हमें अल्फ़ाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं आती है तो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना होता है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ने होते हैं। उसी तरीके से अगर हमें केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है उसके अंदर क्या हो रहा है किसी भी चैप्टर के अंदर, तो हमें एलिमेंट्स को समझना होगा। एलिमेंट्स के सिंबल्स, नेम, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ आपको 20 तक करनी है, तो आपको स्टार्टिंग में ये 30 तक एलिमेंट्स लर्न करने हैं,
ठीक है, किसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। ठीक है, जो इनका सीरियल नंबर है वो ही इनका एटॉमिक नंबर हो गया। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एटॉमिक मास भी वहाँ पर यूज हुआ है। जैसे हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें 1 हो गया, हीलियम में 2 होते हैं तो 2 हो गया, लिथियम में 3 होते हैं तो 2 1 हो गया। 2 1 क्यों हो गया? क्योंकि जो फर्स्ट सेल होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो सेकंड सेल होती है उसमें 8 आते हैं, और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्योंकि जो थर्ड सेल होगी वो किसी भी एलिमेंट की आउटरमोस्ट सेल होगी, तो आउटरमोस्ट सेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसलिए उसमें कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन से आपको ये पता चलता है कि भाई जब हम कंपाउंड बना रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है स्टेबल होने के लिए। यहाँ पर देखो कुछ गैसेस होती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन है, ये क्या है? नोबल गैस है। इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जो नोबल गैसेस हैं उनके आउटरमोस्ट सेल में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही गेन करता है, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रिएक्शन कर रहा है और अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर कर लेना है, जिंक का 65.4 होता है और कॉपर का 63.5 होता है। तो अब हम देखते हैं आउटरमोस्ट सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आउटरमोस्ट सेल जो सबसे बाहर वाली सेल होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जिस भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 1 2 या 3 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उन पर उतना ही कोरस्पोंडिंग चार्ज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं लिथियम, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या हो गया? 2 1 हो गया। तो यहाँ पर आउटरमोस्ट सेल में कितने हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसलिए लिथियम के ऊपर कितना आएगा? Li पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, बेरिलियम कितना हो गया? 4, तो 2 2, तो बेरिलियम के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव। और बोरॉन 2 3, तो बोरॉन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है नेम ऑफ द एलिमेंट रिमेन सेम, मतलब जब इनके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो उसका नाम चेंज नहीं होता है, तो चाहे वो बी लिखा हुआ हो या B3 पॉजिटिव लिखा हो, तो इट इज ऑलवेज कॉल्ड बोरोन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनको अपना क्या करना होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेन करना है। तो ये क्या करेंगे, जैसे किसी के में 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। अगर किसी के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन अटेन करने के लिए। और अगर किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, वो ही उनकी वैलेंसी हो जाती है, मतलब उतना ही उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हो गया 2 5, तो इसका आउटरमोस्ट सेल में 5 हो गया। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? N3 नेगेटिव बन जाएगा ये, और इसका नाम चेंज हो जाता है नाइट्राइड में। ठीक है, तो आइड वर्ड लग जाता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बन जाएगा क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। उसी तरीके से फ्लोराइड है,
फ्लोराइड में क्या चाहिए 2 7 मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इट विल बिकम फ्लोराइड। ठीक है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें 4 आते हैं, आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शायद यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है वो पॉइंट, वो उसको आप लिख लेंगे कि जिन एलिमेंट्स में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में, जैसे कार्बन है, कार्बन 6 2 4, सिलिकॉन 2 8 4। ठीक है, तो जिसमें 4 होते हैं वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही गेन करता है, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स के नेम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे आपका आ गया CO2, तो कार्बन है इसमें, कार्बन के और ऑक्सीजन के कितने आटम है, 2 हैं, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसी तरीके से N2O5 है, N2O5, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के 2 है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट इन अपकमिंग चैप्टर्स में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कैटायंस दे रहे हैं, ये कैटायंस आपको याद रखने हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, लिथियम Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, के पोटेशियम K पॉजिटिव, रुबिडियम। ठीक है, सभी के ऊपर आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आयरन, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा चार्ज शो करते हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है, आयरन है, मैंगनीज है, लेड है, तो वहाँ पर आपको इनके ऊपर जो चार्ज है उसको रोमन नंबर में दिखाना होता है या उनके अलग से नाम लिख देते हैं। ठीक है, मरकरी फर्स्ट एंड मरकरी सेकंड, अगर आप मरकरी फर्स्ट नहीं लिखते तो इसको लिखते हैं मर्क्यूरस, और मरकरी सेकंड को लिखते हैं मर्क्यूरिक। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर फर्स्ट को लिखते हैं हम क्यूप्रस, और कॉपर सेकंड को लिखते हैं क्यूप्रिक। तो यू हैव टू रिमेंबर वेयर इट इज कॉपरस एंड क्यूप्रिक। अस जो लगता है वो लोअर चार्ज के लगता है, एक जो लगता है वो हायर चार्ज के लिए लगता है। ठीक है, जैसे लेड 4 और लेड, अगर आपको लेड, खाली लेड गिवन है, जैसे लेड ऑक्साइड, तो वो PbO होगा। ठीक है, अगर वहाँ पर लेड 4 ऑक्साइड है तो वो हो जाएगा PbO2। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं एनाइन की। एनाइन में पहला है हाइड्राइड, तो हाइड्राइड में हमने बताया है इन एलिमेंट्स के साथ सिर्फ ये हाइड्राइड फॉर्म में रहेगा, LiNaKBeBeAl। ठीक है, इन सब में ये हाइड्राइड फॉर्म में रहता है। हाइड्रोक्साइड O नेगेटिव, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, F नेगेटिव को फ्लोराइड बोलते हैं, Cl नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दी हैं। ठीक है, ये हो जाएगा अब आती है बात फॉर्मूले बनाने की। तो फॉर्मूले इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो कैटायन होता है उसको पहले रखा जाता है और जो एनायन होता है उसको बाद में रखा जाता है। ठीक है, और उनके चार्जेस की क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है। लेकिन अगर दोनों के ऊपर सेम चार्जेस होता है तो उनके सिंबल्स को हम एज इट इज लिख देते हैं। जैसे आपके पास Ca2 पॉजिटिव है और O2 2 नेगेटिव है, तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव, उसके ऊपर 2 नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड सेम है 2 2, तो हमको डायरेक्ट लिख देंगे CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर चार्ज डिफरेंस होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपके पास जो एनायन है वो क्या है, पॉलीएटॉमिक एनायन है, तो उसमें क्या कर देते हैं, अगर उसमें 2 की मल्टीप्लाई होती है तो पहले हम उसको पैरेंथेसिस में क्रॉस करते हैं और नीचे सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में उसके ऊपर 2 लग जाता है। जैसे आपको क्या बनाना है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है, तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और नाइट्राइट के ऊपर NO3 नेगेटिव हो गया, तो NO3 नेगेटिव मतलब उसके ऊपर 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई Cm हो गई, 1 हो गया, और Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 की मल्टीप्लाई NO में हो गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब है NO3 पूरे के ऊपर हम एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिख देंगे। ठीक है,
नाउ वी विल कम टू द कॉमन कंपाउंड्स। ये कॉमन कंपाउंड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपाउंड्स होते हैं वो उनके केमिकल नेम से ना आकर किस में आ जाते हैं, कॉमन नेम से आ जाते हैं। जैसे मीथेन है, मीथेन को हम गोबर गैस, नेचुरल गैस या सिंपली मीथेन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4, लाइम या क्विक लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO, स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर इट इज CaOH का होल ट्वाइस। थर्ड वन इज CaOH का होल ट्वाइस, मार्बल, लाइम स्टोन या एक्सेल, चौक, all of them is called CaCO3 calcium carbonate। green vitriol is FeSO4.7H2O, ठीक है। ब्लू विट्रियोल इज CuSO4.5H2O। ग्रीन विट्रियोल क्यों बोलते हैं इसको, ये VIT है विट्रियोल, क्योंकि इसका कलर ग्रीन हो जाता है। ब्लू विट्रियोल इसका कलर ब्लू हो जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, बेकिंग पाउडर NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaCl2O, जिप्सम CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 half H2O, जिंसाइट that is ZNO, कैलामाइन ZnCO3, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड CH3COH, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड HCOH, एसीटोन या प्रोपेन that is CH3CO CH3, यूरिया NH2CO NH2 that is NH2, ये गलती से NH3 लिख दिया है that is NH2CO NH2, सुक्रोज या शुगर C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH, कॉमन सॉल्ट NaCl, अमोनिया NH3, एल्यूमिना Al2O3, नाइट्रस एसिड HNO3, ठीक है। दैट इज द बैकग्राउंड नॉलेज, यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस की। जब आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है चेंजेस सेकंड चैप्टर में, तो देर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस इन केमिस्ट्री, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल स्टेट चेंज होती है। और ये चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब है जिस चेंज में से वापस आ जाए। जैसे वाटर है, वाटर का आइस बन गया और आइस से वापस से वाटर बन जाता है। जैसे वाटर से बादल बने और बादल से वापस से वाटर आ गया रेन के थ्रू, तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। और जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कंपोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ओनली शेप, साइज एंड स्टेट चेंज होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ आइस, कटिंग ऑफ पेपर, वुड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, द चेंजेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड आर इरिवर्सिबल एंड द कंपोजिशन डज नॉट रिमेन चेंज। जैसे क्या होता है, रेस्पिरेशन हो गया, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड हो गया, और डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ दी, और इसके अंदर आपको कलर चेंज, स्टेट चेंज भी मिल सकता है। यहाँ पर जो नया सब्सटेंस एक बार बन जाता है उसको हम वापस से इनिशियल सब्सटेंस में नहीं ला सकते। जैसे आपने पेपर को बर्न किया, वो जलकर राख हो गया, अब राख को वापस से पेपर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो केमिकल चेंज ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। केमिकल चेंज का मतलब होता है जो इरिवर्सिबल होता है, उसके अंदर नया सब्सटेंस बनता है, इनिशियल कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन योर फेयर नोटबुक। जहाँ पर गलतियाँ थी वो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको करेक्ट करनी है, ठीक है। जिसने ये चैप्टर लिख लिया उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिसने अभी तक नहीं किया है वो स्टार्टिंग से चैप्टर को लिख सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी आप पढ़ने के लिए बोलिए और आप भी पढ़िए। थैंक यू।